नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। हर जगह सरकार इस बात से परेशान है कि कैसे कोरोना से निजात पाई जाए, लेकिन मुसीबत यही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कोरोना की तबाही के बीच म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले भी देखने को मिल रहे हैं। ताजा मामला लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल चिकित्सालय से सामने आया है, जहां पर कोरोना वायरस से ग्रसित रोगियों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए। केजीएमयू के प्रवक्ता और डॉक्टर सुधीर ने बताया कि किंग जॉर्ज चिकित्सालय में अभी तक म्यूकरमाइकोसिस अर्थात ब्लैक फंगस से जो कोविड के मरीज ग्रसित हुए हैं, उनकी संख्या 13 तक पहुंच चुकी है। इन रोगियों में से अभी भी 7 कोविड से ग्रसित हैं और वहीं 5 लोग जो कोविड से ग्रसित थे वो ठीक होकर पोस्ट कोविड हो चुके हैं। ये बात सिर्फ यहीं की नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इस बीमारी से बचाव कैसे होगा, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके लिए सरकार की तैयारी क्या है। क्या सरकार ने इसके हिसाब से तैयारी करनी शुरू कर दी है या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब इस चर्चा में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ होंगे और आपको बताएं कि कोरोना के बीच ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे, आपको मैं एक बार उनसे रूबरू करा देता हूं। आदर्श त्रिपाठी जनरल फिजिशियन हमारे साथ होंगे, शीतल वर्मा इन्फेक्शन डिसीज केजीएमयू हमारे साथ होंगे और साथ ही आपको बताएं कि डॉक्टर पंकज सिंह हेल्थ एक्सपर्ट जेपी हॉस्पिटल नोएडा से हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले आदर्श त्रिपाठी आपके ही पास आना चाहेंगे। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, ब्लैक फंगस एक अलग तरह की बीमारी है जिसके बारे में लोग अभी तक जागरूक नहीं है। अगर कोई मरीज मान लीजिए उसको चेहरे पर सामान्य झुंझुनाहट महसूस होती है, अगर मान लीजिए उसको यह लगता है कि मेरा चेहरा सुन्न हो चुका है, तो उसको किस तरह का कदम उठाना चाहिए? क्या वो इस चीज के लिए भयभीत हो जाए कि उसको ब्लैक फंगस ही है या इसके लक्षण कुछ अलग होते हैं? अगर आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो प्राइम न्यूज के दर्शक इसको समझ पाएंगे। देखिए, मैं बताना चाहूंगा इसमें जो ये स्थिति जो है ब्लैक फंगस की आ रही है, वो बेसिकली जो है देखने को मिल रही है उन लोगों में जिन्होंने बहुत सी मेडिसिन को यूज किया है और बिना डॉक्टर के एडवाइस पे ऐसी दवाओं का ज्यादा यूज किया है जो बॉडी में केमिकल बैलेंस को जो है डिस्टर्ब कर दी है। वो कहीं ना कहीं वो चाहे वो स्टेरॉइड हो या एक्स्ट्रा मेडिसिन जो ली गई हैं, वो हमारे अंदर जो है वो ब्लैक फंगस को जो है आइडेंटिफाई कर रही है। इससे जो है बहुत से जो है ये क्या होता है कि हमारे अंदर जो एक आर्टरी होती है आंख के थ्रू जो है एक आंख में जाती है, आंख में रेडनेस हो जाती है और आंख के नीचे यहाँ पे ब्लैक का स्पॉट जो है हल्का सा ब्लड का कलेक्शन होने लगता है और उसमें फंगस का जमाव दिखने लगता है। तो इसलिए हम सभी को चाहिए कि जैसा अगर ऐसा कुछ फील होता है तो परामर्श लेना चाहिए चिकित्सक से कि ये है, अगर वो है तो उसको पहले आइडेंटिफाई कराना चाहिए और आइडेंटिफाई कराने के बाद में ही हम उससे रिलेटेड जो मेडिसिन है फंगस की वो यूज करनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज आपके पास आना चाहेंगे। अब हम यहां पर विस्तार से आपसे एक बार समझना चाहेंगे कि आखिर ब्लैक फंगस के लक्षण कैसे होते हैं। कैसे एक सामान्य मरीज जिसको लगता है कि मैं किसी तरह से बीमार हो चुका हूं, उसको चेहरे में सूजन भी महसूस हो सकती है, उसको दर्द भी हो सकता है, उसको ये लग सकता है कि मेरा जो चेहरा है उसका आधा हिस्सा ठीक से काम नहीं कर सकता, वो कैसे स्पॉट करे कि मैं ब्लैक फंगस का पेशेंट हूं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को यही लगता है कि मैं कोरोना से ठीक हो चुका हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और मुझे ब्लैक फंगस नहीं होगा, या जो अभी कोरोना से ग्रसित हैं उनमें भी कुछ ऐसे केस सामने आए। तो इसके सामान्य लक्षण क्या है? अगर आप ये विस्तार से एक बार समझाएं तो पूरा देश इसको जान पाएगा। जी, जैसे म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, इसके जो कॉमन सिम्टम्स है, लक्षण जो है उसमें यही है कि जो पेशेंट है पहली बात तो पोस्ट कोविड पेशेंट होना चाहिए। जो अभी तक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं मैक्सिमम पोस्ट कोविड पेशेंट में ही है जिनको पहले हो चुका है। तो उनमें ये देखना है पहले कि जिससे उनकी कैसे हिस्ट्री है, जो डायबिटीज वाला पेशेंट है या उनको लंबे टाइम तक ऑक्सीजन या आईसीयू में एडमिट रहे हुए, और भी कोई हिस्ट्री है जिससे उनकी इम्यूनिटी को वीक रही है, जिससे कि डायलिसिस वाले पेशेंट है, कैंसर पेशेंट्स हैं, जो कि हम लोग कॉमनली उनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट बोलते हैं, उनमें क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट अपने आप को पहले देखो, अपने आप को मान के उस क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं जिनमें चांसेस है कि म्यूकरमाइकोसिस है आपको ब्लैक फंगस। अब उसमें लक्षण है जिससे कोविड से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आपको सिम्टम जैसे है सिम्टम साइनसाइटिस जैसे सिम्टम्स होते हैं, फ्रंटल हेडेक होना, फेस की एक साइड में सूजन होना, स्पेशली नाक के ऊपर कुछ सूजन आना या चिक के ऊपर सूजन आना, रेडनेस हो जाना, थोड़ा सा ब्लैक डिस्चार्ज भी कभी आता है लोगों को, कुछ लोगों को ब्लड डिस्चार्ज, ब्लड के बीच में से डिस्चार्ज आती है नाक, और स्मेल चले जाना, कभी कुछ ऐसे गंदी से स्मेल भी आती है, पॉलिश में जिसको अपनी कॉमनली बोलते हैं पॉलिश में आ जाना, इस तरह की चीजें आती हैं।
कभी नाक के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो डस्ट एक लेयर भी बन जाती है कुछ लोगों में, या थ्रोट के अंदर भी एक लेयर बन जाता है। ये तो हो जाएगी आपकी नेजल सिम्टम जो बोलते हैं, नाक वाले सिम्टम्स। अगर ये फंगस स्टार्टिंग में तो उसमें साइनस इन्वॉल्व करता है, तो धीरे धीरे करके वो ऑर्बिट के ऊपर आइज पर चला जाता है। जब वो आइज पे चला जाता है तो उस केसेस में पेशेंट जो कंप्लेंट करते हैं डबल विजन, मतलब उनको दो दिखने लगता है। विजन हाफ हो जाती है, उनको लगता है कि हाफ दिखाई दे रहा है, हाफ नहीं दिखाई दे रहा है। और ब्लर हो जाता है, बोलते हैं जो आईलिड पर नीचे आ जाती है, इसको कॉम्प्लिटोसिस बोलते हैं। और आई बल्ज का आ जाता है, इसको प्रोक्टोसिस भी बोलते हैं। इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स आए तो आपको इमीडिएटली आपको डॉक्टर कंसल्ट करना है, ठीक है। अगर नेजल सिम्टम्स हैं तो आपको ईएनटी डॉक्टर के पास जाना है पहले। और अगर आईज में लग रहे हैं तो पहले आई चेकअप, क्योंकि इसमें कंबाइंड ट्रीटमेंट होना है। आईज और ईएनटी दोनों डॉक्टर का फिर आपके कवर में रहना है। और अर्ली डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत आपके कॉम्प्लिकेशन इसमें हाई है, फैटिलिटी भी बहुत हाई है, मॉर्बिडिटी जो बोलते हैं इसमें काफी हाई है इसमें, अगर आप सही से डायग्नोसिस नहीं किए। इसको अर्ली डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करना जरूरी है। बहुत किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, बट अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है तो वो सर्जिकली भी डिब्राइडमेंट करते हैं, सफाई करके डिब्राइड करना पड़ता है। बट जरूरी है कि सही टाइम पे आप डॉक्टर के पास पहुंच जाए। अगर लेट करते हैं और ये फंगस आपको अगर ब्रेन तक पहुंच गया तब तो फिर आप एडवांस स्टेज में चले गए, तो उसमें आपको फिर लाइफ थ्रेटनिंग है, लाइफ बचना फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक, शीतल वर्मा भी हमारे साथ हैं। शीतल वर्मा, हम आपसे अब यहाँ पर ये समझना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं जो अभी इसको ठीक से समझते भी नहीं हैं। उनको यही लग रहा है कि एक कोई अजीब तरह की बीमारी अब आ गई है, जैसे कोरोना ने पहले हमला किया था, अब उसी तरह का एक आदर्श शत्रु और हमारे बीच में आ गया है। अगर आप ये विस्तार से एक बार समझा पाएं हमारे दर्शकों को कि इसके होने का मुख्य कारण क्या है, ऐसा कौन सा कारण है कि ब्लैक फंगस तभी आपकी बॉडी पर अटैक करता है? क्या ये हवा में है, क्या हवा से भी ये आपको फैल सकता है, या चीज़ों को छूने के बाद ही ये फैलता है? अगर आप ये विस्तार से समझाएंगे तो काफ़ी सारे लोगों को इसमें मदद मिलेगी। बहुत ही नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल वर्मा चिकित्सा विश्वविद्यालय से। मैं बहुत ही सरल वे में आपको समझाना चाहूंगी बिल्कुल कि हम लोग जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, परजीवी रहते हैं, तो यहाँ पे वायरस भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है, फंगस भी होता है और पैरासाइट्स भी होते हैं। तो ये जो म्यूकर का है वायरस, ये इसके स्पोर्स होते हैं। जैसे एक सीड जर्मिनेट करके एक पेड़ बन जाता है, वैसे इसके स्पोर्स होते हैं जो कि आपकी पुरानी बिल्डिंगें जो कि डैम्प है, मॉइस्ट है, जहाँ पे सीलन है, उस जगह पे होती हैं और मिट्टी में भी होती है। खेल सारा इम्यूनिटी का है। जब तक कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, ये सारे जितने भी संक्रामक रोग हैं या आपको कोई फर्क, आपको दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे कि अब आपको किसी पेशेंट को कोरोना वायरस हो गया और उस पेशेंट को स्टेरॉइड दिया जा रहा है, उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉइड की वजह से उसकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा सप्रेस कर देता है। अब जब आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को एक दवाई ने कम कर दिया, तो जो नॉर्मल चीजें हैं जो आपको कभी हार्म नहीं करेगी, वो भी हार्म करने लगती हैं। तो म्यूकर को लेके मैं यही कहना चाहूंगी, ये 2020 में अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ था, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वक्त ये भी देखिए कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो कोविड की तरफ ही सारे डाइवर्टेड हैं और ट्रीटमेंट कोविड का ही कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे लोग जो कि डायबिटीज के हैं और कैंसर के रोगी हैं या इम्यूनो सप्रेस पेशेंट हैं, उनको ठीक से इलाज नहीं मिल रहा है इस वक्त। तो हमारे को जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनको केटर करना पड़ेगा कि वो अपने अपने स्पेशलिटी, हमारे हर तरीके के मरीज, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कैंसर हो, जो भी रोग है, वो जो, क्योंकि बीमारियां सारी लुप्त नहीं हो चुकी हैं, बिल्कुल वो हो सकता है कि वो अपने डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं स्वतः, वो अपने डॉक्टर से परामर्श नहीं ले पा रहे हैं जो कि वो शुरू में ले रहे थे, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टरों की ड्यूटीज कोविड में लग चुकी हैं। तो चिकित्सकों की अभाव हो गया है दूसरे बीमारियों को देखने के लिए भी। तो इस वक्त इस तरीके की पॉलिसी बननी चाहिए कि कोविड के साथ साथ जो बाकी रोग हैं उसके लिए भी डॉक्टर्स पूरी तरह से डेडिकेटेड रहें, उन बीमारियों को देखने के लिए भी डॉक्टर्स फ्री रहें, ताकि किसी को अगर शुगर कंट्रोल रहेगी तो वो इस कंडीशन में कभी नहीं आएगा। तो इसके लिए मेरा यही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, हम लोगों को कोरोना को रोकथाम करना है, लेकिन और बीमारियों के उसके ऊपर नहीं करना है कि और बीमारियों को हम नजरअंदाज करें और फिर पूरा देश कोरोना के पीछे ही भागता रहे। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर पंकज, हम आपसे एक चीज़ यहाँ पर जरूर समझना चाहेंगे कि जिस तरह से शुगर लेवल है, शुगर लेवल की चर्चा यहाँ पर ब्लैक फंगस के साथ ज़्यादातर हो रही है, तो इन दोनों का कनेक्शन क्या है कि अगर शुगर लेवल अगर आपका ज़्यादा है तो क्या ब्लैक फंगस उस पर ज़्यादा बहुत ही मतलब घातक तरीके से उसके ऊपर हमला करता है क्या? क्योंकि लोगों के मन में अब ये सवाल है कि शुगर लेवल को लेकर इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है।
जी हाँ, शुगर लेवल का लिंक तो है डेफिनेटली इसका, क्योंकि अगर शुगर आपकी हाई हो रही है तो बॉडी में फंगस को ग्रो करने का एक मीडियम मिल जाता है। तो इसलिए जिसमें शुगर अनकंट्रोल्ड है उनमें और फंगस म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस और हाई है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी भी आपकी शुगर हाई है मतलब इम्यूनिटी आपकी वीक हो रही है। इसलिए शुगर कंट्रोल रखना इसमें जरूरी है। यह जो जैसे मैंने बताया और ये डॉक्टर शीतल ने बताया तो इससे भी तरह के जो फैक्टर्स हैं ये म्यूकोरमाइकोसिस में, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस पहले भी रिपोर्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि अभी कोविड के टाइम में रिपोर्ट हो रहा है, पहले बहुत भी कम केस रिपोर्ट होते थे। साल में किसी हॉस्पिटल में 2-3 केसेज आगे इस तरह से होते थे, बट अभी तो पोस्ट कोविड बहुत सारे केसेज मतलब 5 से 10 केसेज आपको 1-2 हफ्ते के अंदर ही इस तरह से रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसमें वो शुगर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि शुगर जब भी आपका ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है उसमें आपका इम्यूनिटी भी आपकी वीक हो रही है और इस अंदर को एक मीडियम मिल जाता है इसमें आपको ग्रो करने का। बिल्कुल। तो डॉक्टर पंकज यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के अंदर है वो ये भी है कि इसका ऑक्सीजन सिलेंडर से भी कई बार यहाँ पर संबंध जोड़ा गया है, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप में कुछ वीडियो जैसे चल रहे हैं कि जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर का ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो सिलेंडर के अंदर पानी होता है जो कि आपके ब्लड के साथ लगातार घुलता रहता है और ब्लड के कई जगह पर वो जाके थक्के बना देता है। तो क्या इसका भी इसमें कुछ रोल है? अगर आप ये विस्तार से अगर आप एक बार समझाएंगे तो काफ़ी लोग समझ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा कि हल्का सा बीमार हो रहे हैं, सिलेंडर कहीं से भी ला रहे हैं और जबरदस्ती ऑक्सीजन लिए जा रहे हैं। तो इसका क्या इसके साथ कनेक्शन है? जिसमें अब आईसीयू से बहुत सारे पेशेंट भी एडमिट हो रहे हैं कोविड के लिए, वो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे या लंबे टाइम ऑक्सीजन पे जो चल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ऑक्सीजन के समय जो हम लगाते मास्क पे ह्यूमिडिफायर बोलते हैं साथ में जो वाटर होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको बेसिकली इसको बचने के लिए क्या करना है कि इस वाटर को यूजुअली चेंज करते रहना चाहिए। जो वाटर जो कंटेनर में जो वाटर है तो चेंज करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि एक ही पर्सन का यूज किया और दूसरे को ना डालता ट्रांसफर करें। तो मास्क अगर हम लोग यूज कर रहे हैं सेपरेट होना चाहिए, ह्यूमिडिफायर चेंज करते रहना जो उसमें फ्लूइड है तो, और कोशिश करना है कि इसमें नॉर्मल साइन आप फ्रेश डाल दें, ठीक है, और उसमें कोई यूज किया पुरानी पानी नहीं रहने दें इसमें, उसके अंदर जो वाटर होता है, और नॉर्मल साइन से बार बार नाक को क्लियर करते रहे, सबसे इम्पोर्टेंट। उससे क्या अंदर ग्रोथ होता भी है तो बाहर आपको ड्रेन हो जाएगा। तो नॉर्मल साइन को बार बार आपको नाक 2-3 बार इसको नॉर्मल साइन आपको डालते रहना है, इससे चांसेस कम हो जाती है। बिल्कुल। तो इसका सीधा संबंध यहाँ से भी है। और स्टीम भी बहुत हद तक हेल्प करता है, स्टीम होना, गार्गल कर रहे हैं लोग कॉमनली जो भी बहुत हद तक हेल्प कर रहा है। जी शीतल वर्मा आपके पास आना चाहेंगे और एक बार हम आपसे ये यहाँ पर जरूर समझना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई एक पेशेंट है जो कि घर में ही आइसोलेट था, घर में ही उसका इलाज चला और वो घर में ही ठीक हो गया, तो क्या उसको भी ब्लैक फंगस होने के उतने ही चांसेस हैं जो कि अस्पताल में जिसको ट्रीटमेंट दिया गया है? और मान लीजिए उसने इलाज के दौरान किसी भी तरह का स्टेरॉइड उसने नहीं लिया है, उसने ना ही उसने रेमडेसिविर लिया है, ना ही उसने वो एक जो आजकल चलता है कि डेक्सामेथासोन कुछ इस तरह उसका नाम है, उसको नहीं लिया है। अगर स्टेरॉइड नहीं लिया है, घर में सामान्य रूप से अगर वो विटामिन सी जिंक की टैबलेट्स लेकर ठीक हुआ है, तो क्या उसको भी चांसेस हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो पेशेंट कोई भी उसको डायबिटीज नहीं है, अगर उसको कोई इम्यूनोसप्रेस थेरेपी नहीं चली है, इन तरीके के मरीजों में कोई भी डर नहीं है, वो रिकवर कर चुके हैं तो उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनमें म्यूकस का कोई खतरा नहीं है। जी। और मान लीजिए किसी को जैसे कैंसर हो या किसी को निमोनिया हो, इस तरह की भी सामान्य बीमारियां आजकल रहती हैं लोगों को, लेकिन घर में ही अगर कोई व्यक्ति ठीक हुआ है तो क्या उसको ब्लैक फंगस से डरने की जरूरत है कि अगर वो स्वस्थ हो जाएगा तो उसको ब्लैक फंगस हो सकता है? देखिए हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम लोग बहुत कैंसर के पेशेंट देखते हैं, तो कई बार साल में हम लोग म्यूकर्पा इन्फेक्शन देखते हैं, इन पेशेंट में रेगुलरली भी देखते हैं। तो इस वक्त क्योंकि कई जगह पे ओपीडी बंद है, जैसे कि सबको पता है, सिर्फ इमरजेंसी भी चल रही है, तो कई जगह बार ये इस तरीके के जो गंभीर रोगी हैं इन्हें अपना सही उपचार नहीं मिल पा रहा है। अगर उन्हें सही उपचार नहीं मिल पाएगा तो डेफिनेटली उनके अंदर खतरा बढ़ जाएगा म्यूकर का। तो इसलिए यही इन पेशेंटों के लिए हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। जो इस तरीके के इम्यूनोसप्रेस पेशेंट है, इनके लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज होनी चाहिए अस्पताल में। इनको स्पेशली इनका जो रूटीन ट्रीटमेंट है वो रुकना नहीं चाहिए, खास करके डायबिटिक्स हो, जो कि किसी को रीनल ट्रांसप्लांट हुआ हो, किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, इस तरीके के जो पेशेंट्स हैं इनका बिल्कुल ओपीडी जो है वो चलती रहनी चाहिए ताकि इन पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल। आप क्योंकि काफ़ी समय से इन्फेक्शन डिसीज को लेकर आप काम कर रही हैं, तो यहाँ पर सवाल यही था मेरा कि मान लीजिए कोई एक ऐसा पेशेंट था जिसको कैंसर था, उसको हाल ही में कीमोथेरेपी उसकी पूरी हुई है, मतलब अब वो कैंसर से लगभग बाहर आ चुके हैं, लेकिन वीकनेस है अभी भी बॉडी में लेकर, और इसी बीच में वो कोरोना वायरस के संपर्क में आते हैं, बीमार हैं, घर में ही आइसोलेट होकर उनका सामान्य तरीके से इलाज चला और घर में ही ठीक हो गई, तो क्या उनको भी यहाँ पर ब्लैक फंगस से डरने की जरूरत है? क्या कोई चांसेस हैं कि उनको भी ब्लैक फंगस हो सकता है?
देखिए जो अगर कोई इस तरीके के पेशेंट हैं तो उनका जो भी कैंसर स्पेशलिस्ट है जिनके वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो उनके संपर्क में रहें। अगर उनको कोई सिम्टम लगता है तो वो अपने चिकित्सक को दिखाएं। डॉक्टर्स बेस्ड अपॉन द सिम्टम्स और पेशेंट का कुछ सैंपल्स होते हैं उसको टेस्ट करके हम लोग बता सकते हैं कि पेशेंट में म्यूकस इन्फेक्शन का खतरा है या नहीं। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ आदर्श भी जुड़े हुए हैं। आदर्श त्रिपाठी जी, आपसे हम यहाँ पर ये जरूर समझना चाहेंगे कि देखिए ब्लैक फंगस के मामले पहले भी सामान्य रूप से आते रहे, लेकिन अब कोरोना के बाद इनकी संख्या ज़्यादा हुई है। तो क्या एक सामान्य व्यक्ति जो कि अभी कोरोना के संपर्क में भी नहीं आया, अभी उसको ब्लैक फंगस भी नहीं है, उसको कितने चांसेज हैं कि वो ब्लैक फंगस के संपर्क में आ सकता है, और उसको किस तरह का अपना डाइट प्लान रखना चाहिए ताकि वो इससे सुरक्षित रहे? देखिए, ब्लैक फंगस की बात करें या जो है और चीजों की बात करें, मार्केट में क्या है, एक्चुअली बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो बिना बताए लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके द्वारा जो है हमारे बॉडी पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोई भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं, अपने आप दवाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसके द्वारा हमारी बॉडी में जो ब्लड में कुछ न कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, एसिडिक और बेसिक में हो जाता है, या हमारे अंदर कोई पहले से प्रॉब्लम्स रही हैं, कोई हम पहले से स्टेरॉइड ले रहे थे, या हमें लंग्स की प्रॉब्लम रही है, कैंसर की प्रॉब्लम रही है, उन लोगों को जो है ये ज्यादातर होने के चांसेस होते हैं। और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जो है हमारी बॉडी की जो है नमी से होता है। जैसे हमारे फंगस जो है वहीं पे ग्रो करता है ज्यादा, जहाँ पे उसको नमी की ज्यादा वो आवश्यकता होती है। जैसे इस समय अगर हम बात करें, लोग बहुत ज्यादा काढ़ा पी रहे हैं, काढ़ा पीने से बहुत ज्यादा सुबह शाम दोपहर हर समय इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे अब उनके जो है कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन में जो है घाव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उसको जो है प्रॉपरली जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए तो उस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी चीज एक्सेस अगर हमारी बॉडी में होती है वो कहीं ना कहीं, आप ये अगर हम बहुत ज्यादा काढ़ा लेते हैं तो आने वाले समय में मार्केट में पाइल्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो कुछ समय के बाद, जैसे इस समय ब्लैक फंगस का ज्यादा प्रकोप है, उसी समय आने वाले समय में पाइल्स भी हो सकता है, क्योंकि इतना इरेगुलर तरीके से जो है लोग काढ़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी ज्यादा उसमें जो है उन चीजों को डाल के, तो उसको एक बैलेंस वे में अगर लिया जाए तो उसके द्वारा ज्यादा हम सेफ हो सकते हैं। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उन लोगों में बेसिकली जैसे आजकल खुजली उजली ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम दिखाई पड़ते हैं, उनमें ज्यादा चांसेस नहीं हो रहे हैं कि हाँ, या वो किसी के ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, ठीक है, जिसको कोई उसको खुजली की या फंगस की प्रॉब्लम है, तभी हो सकता है। ऐसे जो है अचानक उसमें होने के चांसेस नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं है। तो इस बीच में लोगों का फिर मतलब जैसे डाइट प्लान क्या होना चाहिए? जैसे पहले उनका सामान्य तरीके से चल रहा है वैसा ही, या ब्लैक फंगस को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें ऐड की जा सकती हैं? जी, ऐसा है कि जो है हमें जो है डाइट लेनी चाहिए, उसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, प्लस हमें बॉडी को जो है प्रॉपरली जो है तरीके से नहाना चाहिए, और जो साबुन है उनका इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें जो है कहीं जो है कोई इन्फेक्शन है या कुछ है तो मेडिकेटेड जो साबुन आते हैं उनको जो इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर कोई हमें पहले से ऐसा कुछ लग रहा है तो उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, और विटामिन सी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। बहुत से ऐसे च्यवनप्राश हैं और ये सारी चीजें जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, उनका जो हम प्रॉपरली जैसे कर रहे हैं इस्तेमाल, वो डाइट प्लान के हिसाब से वैसे ही इस्तेमाल करना रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर लगातार डॉक्टर पंकज भी हैं। डॉक्टर पंकज, आपसे हम एक चीज़ यहाँ पर जरूर समझना चाहेंगे कि स्टीम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है हमारे देश में लोग। इतना सीरियस है कि अगर उनको हल्की सी खांसी भी इस वक्त आ रही है तो वो स्टीम को एक तरह से प्रयोग के तौर पर अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, स्टीम ले लेते हैं, क्या पता अंदर कोरोना वायरस हो और मैं इससे जीत जाऊंगा और मैं इसको हरा दूंगा। स्टीम का कितना बड़ा इसमें रोल हो सकता है? क्योंकि जैसा अभी डॉक्टर पंकज ने यहाँ पर बताया, आपने ही थोड़ी देर पहले ये बात यहाँ पर जिक्र की थी कि नमी का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है, और स्टीम में भी भाप ही हमारे शरीर में अंदर जाती है, टिश्यूज उसको लगातार एब्जॉर्ब करते हैं। क्या इससे भी आगे चल के ब्लैक फंगस की शिकायत सामान्य व्यक्तियों में भी आ सकती है? देखिए, जो स्टीम जो है यूज करने से फायदा तो है, पर कोविड पेशेंट में स्टीम आपको यूज भी करना तो एक दो बार हमेशा बार स्टीम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा नमी देना भी बॉडी के लिए सही नहीं है आपको। तो और इसमें ब्लैक फंगस को वैसे रोक करने के लिए जो मीडिया बोलते हैं उसमें है नमी, जो बोल रहे हैं नमी तो है ही, साथ में आपका शुगर भी हो गया, और अगर धूल मिट्टी होती है तो उससे सफाई का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और मेजर ट्रैक जो है पासेज को उसको क्लियर करते रहना है। इसलिए बीच में अगर आप कोविड पेशेंट भी है तो नॉर्मल साइन से उसको आप स्पेशली अगर स्टेरॉइड ले रहे हैं, स्टेरॉइड का नेबुलाइज कर रहे हैं, तो इसको नॉर्मल साइन से इसको 2-3 बार नॉर्मल साइन डालते रहे नाक को, कि आपका ट्रैक क्लियर होते रहेगा।
जी, तो मतलब नमी से दूर रहना है। अच्छा, इसमें धूप का कुछ हिस्सा यहाँ पर रोल हो सकता है क्या, कि अगर कोई धूप में अगर हल्का सा वर्कआउट करे तो यहाँ पर ब्लैक फंगस में कुछ अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि विटामिन डी भी उससे मिलेगा और जो नमी है टिश्यूज में वो भी उससे दूर हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, विटामिन डी का उसमें रोल है, क्योंकि कोविड में भी हमने देखा है कि जब विटामिन डी जो लोग ले रहे हैं उनकी इम्यूनिटी भी डेवलप अच्छी हो रही है और उनको रिकवरी भी अच्छी जल्दी हो रही है। तो विटामिन डी से और धूप में अगर आप आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप म्यूकरमाइकोसिस होने से भी आपको चांसेस कम हो रहे हैं। बट हाँ, धूप से ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस जो फंगस है वो मिट्टी से या प्लांट से आप उससे क्लोज रहेंगे तो उससे भी चांसेस हैं। अगर आप कहीं जैसे गंदगी है या कोई धूल है, पत्ते जमे हैं वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है, उससे ही बचना है, क्योंकि वहाँ भी फंगस का ग्रो हो सकता है उससे। तो आपको थोड़ा डिस्टेंस बना के ही आपको एक्सरसाइज करनी है, वहाँ से करनी है, उससे धूल मिट्टी से बचना है आपको। बिल्कुल। शीतल जी, यहाँ पर एक चीज़ हम आपसे और यहाँ पर समझना चाहेंगे कि चलिए ठीक है, ब्लैक फंगस अपनी जगह है, कोरोना अपनी जगह है, लेकिन कोरोना से ठीक हुए मरीजों के ऊपर और किस तरह का संकट आ सकता है? क्योंकि तमाम लोगों ने यहाँ पर शिकायत की कि जैसे हम कोविड से ठीक हुए लगातार हमको सीने में दर्द रहता है या हमको कार्डियक अरेस्ट जैसा हमको फील होता है, बाँह हमारी फ्री हो जाती है, बाँह हमारी सुन्न हो जाती है, कई लोगों का बीपी हाई रहने लगा है। क्या इस तरह के भी मामले सामने आ रहे हैं, ताकि लोग मॉनिटरिंग लेवल को अपने और ज़्यादा व्यापक करें? वो सिर्फ ये ना सोचें कि अगर ब्लैक फंगस हो रहा है तो ब्लैक फंगस ही हमको होगा, कुछ अन्य बीमारियां भी हैं क्या जो कि पोस्ट कोविड मरीजों में सामने आ रही हैं? देखिए 98% पेशेंट बिना किसी दिक्कत के आराम से ठीक हो जा रहे हैं। लोगों को जो एक डर है उससे निकलना पड़ेगा। जैसे आप कोरोना से पहले रहते थे उसी तरह से सामान्य जीवन जिए, जो उस तरह से खान पान पहले करते थे उसी तरीके से रखिए। बहुत ज्यादा किसी भी ड्रग पे डिपेंडेंसी, हर ड्रग की, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, चाहे वो कैल्शियम हो, ओवर अब्यूज करने से आपको दिक्कतें ही होंगी। तो मेरा बहुत ही रिक्वेस्ट है तब से, आप जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहिए, डरिए ना। बस रिक्वेस्ट ये है, और ये भी जान लीजिए कि मैक्सिमम पेशेंट आराम से रिकवर हो जाते हैं। जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो, एडिनो वायरस हो, हमारे यहाँ हम लोग कोरोना के और भी प्रारूप हमारे देश में काफी सालों से हैं, तो एस्ट्रो वायरस हो, हम लोग उन सब वायरसेस से कि जैसे ही ये वायरस भी मैक्सिमम लोगों में रिकवर कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसमें ज्यादा उसको दवाई लेने या तक कि एंटीबायोटिक लेने तक की जरूरत नहीं होती है, और पेशेंट वो हल्का फुल्का होता है, इम्यूनिटी ठीक हो जाती है। बस बहुत ही कम परसेंट 1 to 2% लोग ऐसे होते हैं जिनमें दिक्कतें होती हैं। तो बाकी वायरसेस में भी उतने ही % लोगों में दिक्कत होती है। कोरोना वायरस के साथ डिफरेंस यही है कि इसमें ज्यादातर लोग इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो ये वायरस ज्यादा हमें घातक लग रहा है। तो लोगों को, हमें नहीं पता किसकी बॉडी जो है वो किस चीज को झेल सकती है, किस चीज को नहीं झेल सकती है। मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखिए, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो जो भी हो। आपका जो खान पान, आपकी बॉडी जिससे अडेप्टेड है उसी को ही रखिए। देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्पेशल डाइट। ये प्लीज, और अपने मन से हर तरीके का भ्रम, डर हटाइए। एक इंफोडेमिया है लोगों का कि कुछ भी पढ़ लिया तो अपने ऊपर लगता है कि ये बीमारी तो हमको हो रही है। बहुत जरूरी बात आपने करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये जो लोग ज्यादातर डॉक्टर, हर पेशेंट का इलाज डॉक्टर इंडिविजुअल बेसिस पे करता है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज के 5 पेशेंट है तो 5 में एक ही इलाज होता है, क्योंकि वो हर पेशेंट का हम लोग जब देखते हैं अलग अलग इलाज करना पड़ता है। इसी तरीके से कोरोना वायरस का भी एक जैकेट ट्रीटमेंट नहीं है, इसको भी हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। तो प्लीज लोग अपने आप से दवाइयां ना लें, डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से ही, चिकित्सक परामर्श के हिसाब से दवाइयां लीजिए। अपनी जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहिए। हाँ, बस थोड़े बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि ये इन्फेक्शन ज्यादातर फैल रहा है। तो क्राउडेड प्लेसेस पे मत जाइए, बाहर निकलिए तो 1 मास्क नहीं तो 2 मास्क पहन लीजिए, घर आइए तो हाथ पैर धो लीजिए। और बहुत ज्यादा घबराना और पैनिक करना हमारे लिए कोरोना वायरस से भी ज्यादा घातक है। बिल्कुल। तो यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो हम जरूर समझेंगे कि क्या ब्लैक फंगस के अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कोरोना के मरीजों को घेर सकती हैं, क्या उससे भी डरने की जरूरत है, या अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो बस आपको कुछ बारीक चीजें समझ लेनी है, सावधान रहना है, किसी दूसरे के संपर्क में नहीं आना है और अपने इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर आपको ज्यादातर काम करना है। इन सारे सवालों के जवाब हमारे डॉक्टर्स आपको देने वाले, बस जुड़े रहिए इसी तरह से। प्राइम न्यूज के बाद छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लगातार हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। आदर्श त्रिपाठी हैं, जनरल फिजिशियन हैं। शीतल वर्मा हैं, इन्फेक्शन डिसीज पर लगातार काम कर रही हैं और केजीएमयू के साथ संबद्ध हैं। डॉक्टर पंकज सिंह है, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जेपी हॉस्पिटल नोएडा से। तो डॉक्टर पंकज, जब आपके पास आना चाहेंगे, हम यहाँ पर समझना चाहेंगे, जिस तरह से शीतल वर्मा ने बहुत ही विस्तार से समझाया कि आपको किस तरह की सावधानी रखनी है, आपको पैनिक नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर लोगों के मन में सवाल ये भी है कि जैसे वो कोरोना से ठीक आते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है। और कुछ शिकायतें ऐसी आई कि लोगों को कार्डियक अरेस्ट जैसी शिकायतें सामने आई हैं। उनको ये भी शिकायतें आई हैं कि जो उनको सांस लेने की जो उनकी रफ्तार थी वो काफ़ी वीक हो गई है, उनकी सांस बार बार फूलती है। उनको किस तरह से ध्यान रख रहा है और मॉनिटरिंग का जो लेवल है वो कितने दिन का होना चाहिए? वो 28 दिन का या 2 महीने तक उनको लगातार अपने आप को मॉनिटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कोविड से जैसे ठीक होने के बाद कम से कम हमें मिनिमम जो है 1 मंथ तक तो अपना मॉनिटरिंग करनी है। उस 1 मंथ में आपको कुछ सिम्टम्स है, क्योंकि पोस्ट कोविड बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो रही है और उसमें हमें ध्यान रखना है, जिससे कि आप जैसे कार्डिक बात है, कार्डिक में घबराहट, पाल्पिटेशन जो बोलते हैं, ठीक है, चेस्ट कुछ लोगों को हो रही है, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत, कुछ कार्डिक एरिथमिया जो बोलते हैं कि पल्स कभी ऑन एंड ऑफ होना, बीपी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करना, कभी किसी को बीपी लो भी होने का किसी रिपोर्ट हो रहा है, किसी में बीपी हाई भी हो रही है। तो वो अपने आप को मॉनिटरिंग करना है। स्पेशली आप घर पे अगर आप हैं तो बीपी, अपने पल्स, सैचुरेशन अपने आप को कम से कम दिन में 2 बार मॉनिटर करते रहिए। और ये तो हो गई कार्डिक के बाद। और इससे कुछ भी अगर कोई सिम्टम्स लगे, आपको कोई भी तरह दिक्कत हो, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिजिशियन से या कार्डियोलॉजिस्ट से। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को सीओपीडी जो बोलते हैं, लोग सीओपीडी या ब्रेथलेसनेस, ऐसी भी कोई चीज दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से कंसल्ट करना है। कि कुछ लोगों को बाद में एग्रेशन लेने पर ही घबराहट हो रही है, सांस फूलने लग रही है, सैचुरेशन अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो रहा है, उसमें भी आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना है। और तीसरी चीज है मेंटल इशू भी बहुत सारे लोगों को हो रही है पोस्ट कोविड, क्योंकि एंग्जाइटी, डिप्रेशन में बहुत लोग जा रहे हैं। तो उसमें भी आपको ये रखना है, अपने आप को एंगेज रखना है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लानी है, ठीक है। आप उसको, आपको जो चीज हो गया डायरेक्ट फेस से बाहर आना है अपने आप को, और थोड़े अपने आप को अपने घर पे कुछ एक्टिविटी करनी, योगा करनी है, थोड़े से अपने आप को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में जानी है, क्योंकि जिससे आपको दिमाग में कुछ तरह इस तरह ख्याल ना आए और आपको कुछ डिप्रेशन की इस तरह की चीज ना आए, एंग्जाइटी ना आए। क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत सारे एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे डिप्रेशन में जा रहे हैं, जॉब रिलेटेड बहुत सारे इशूज भी हैं, फाइनेंशियल इशूज हैं, तो वो सब चीज भी साथ साथ उनके बर्डन बन के आ रहा है। और प्लस कोविड हो जाने से आपके हॉस्पिटल में जब आपको या घर पे जो आपको 2 हफ्ते जो ट्रॉमा आपने जो झेला है घर में, जो आपने प्रिपरेशन देखा लाइफ में, बहुत कितने बार न्यूज में आ रहा है उनके आपके करीबी या किसी का डेथ हो जा रहा है, ऐसा इश्यूज भी आ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं कुछ एंग्जाइटी बन के एक आपके दिमाग में, जहन में बैठ जा रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। जब भी ऐसा कुछ लगे कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो तुरंत आप एक जनरल फिजिशियन या अपने साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर से किसी से कंसल्ट लेना है, ठीक है। आपको आइसोलेशन में नहीं जाना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप एकांत में जाकर बैठ जाए और डिप्रेस होते जाए अपने आप। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। घर वाले को इस चीज को केयर करना है कि उनको स्टीम लाइन लाए, मेन स्टीम लाइन, उनको अपने साथ एंगेज रखें, घर कोविड हो चुका है, ऐसा नहीं इनको बिल्कुल आइसोलेटेड रखे, इनसे कोई मतलब ना रहे। ये चीज बहुत जरूरी है इस चीज को करना। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर हम एक बार समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने एंजाइटी की बात की, मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर अचानक 165, 170 या 180 तक पहुंच जाता है, तो क्या उसको यहाँ पर खुद से इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि लोगों के अंदर ये है कि अगर हम कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, अगर हम लिम्का पी लेते हैं तो उससे हमारा बीपी डाउन हो जाएगा, या उनको सीधे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए ऐसी किसी भी कंडीशन में? नहीं, खुद से तो ट्रीटमेंट कभी भी नहीं करनी चाहिए और कोई डॉक्टर भी सलाह नहीं देगा कि खुद से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। बीपी आपकी हो रही, शुगर ऊपर नीचे हो रही, कभी भी खुद से ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। हमेशा आपको डॉक्टर के कंसल्ट में रहना चाहिए, डॉक्टर से मिलकर बात करके, किसी भी तरह करके, आप जिस तरह से हो, डॉक्टर आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, ऑनलाइन होकर कुछ भी डॉक्टर के कंसल्ट में रहे आप, या किसी डॉक्टर को आप जानते हैं तो उससे फोन पे भी बात करके किसी भी तरह करके खुद से ही रहें। क्योंकि बीपी अगर आपकी हाई जा रही है, जैसे सिस्टम की आपकी 180, 200 भी किसी लोगों को चली जाती है, तो उसमें आपका स्ट्रोक होना या कार्डियक अरेस्ट होने का भी बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरह खतरा ना हो, इसलिए आपको बीपी को इमीडिएटली कंट्रोल करना है। उसके लिए बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए आपको मेडिसिन ना लें और अपने से घरेलू नुस्खे का यूज ना करें। बिल्कुल। शीतल वर्मा, आपके पास एक बार आना चाहेंगे कि जैसे ये एक फंगस है, ब्लैक फंगस, जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार, और इसमें जब ये फंगस आपके शरीर में धीरे धीरे डेवलप होना शुरू करता होगा, तो कुछ तो ऐसे सामान्य लक्षण होंगे जो इससे ये शुरुआत में ही आपको जरूर दिखाता होगा, कि जैसे थकान हो गई या चक्कर आना हो गया या मसल में कहीं पर थोड़ा सा चुभन सी फील होना। मतलब वो स्टार्टिंग वाले लक्षण कौन से हैं जिससे कि एक मरीज आसानी के साथ ये पहचान सकता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है?
म्यूकर इज अ रैपिडली ग्रोइंग फंगस, मतलब ये बहुत तेजी से बढ़ता है। तो आपके जो शुरुआती लक्षण जो हम लोगों अभी जो पेशेंट देखे जा रहे हैं ज्यादातर राइनोसेरेब्रल यानी कि पेशेंट के साइनस या फिर ब्रेन और वे अटैक कर रहा है या फिर पल्मोनरी फॉर्म्स है। तो इसमें पेशेंट का आप शुरुआती में सैंपल स्वैब कलेक्ट कर सकते हैं, नेजल स्वैब या नेजल डिस्चार्ज या ब्रोंको पल्मोनरी पर ये सारी टेक्निक्स करने के लिए भी आपको बहुत बड़े लेवल पे स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे जो कि पूरे भारत देश में इतना आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो हमको पेशेंट से सिम्टम भी ऑटोमेटिकली ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अभी हम प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट जानना पड़ेगा और पेशेंट को सिम्टम तो यही आएंगे जैसे कि हमारे पहले एक्सपर्ट ने बताया ही कि एक तरफ सूजन आ जाती है, नेजल ब्रिज के एथमॉइडल ब्रिज के पास नीचे काला काला हो जाता है और कई बार आपको बहुत सीवियर हेडेक होता है जो कि बहुत ज्यादा एक तरफ फेस कभी कभी सूज जाता है और कभी कभी काले काले लीजन बन जाते हैं। और जब पल्मोनरी फॉर्म होता है उसमें देखा गया है कि बुखार आता है मरीज को, सांस लेने में दिक्कत होती है, सीने में दर्द होता है जो कि कुछ कुछ कोरोना जैसे ही लक्षण होते हैं। तो उसमें स्पेशल सैंपल्स लेकर बायोप्सी सैंपल्स लेकर आपको डायग्नोसिस अर्ली बनानी पड़ती है। तो ये हम लोग हाई रिस्क ग्रुप के लिए करा जा सकता है और उसमें भी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में उन्हें ऑलरेडी ये सिखाया जा चुका होता है कि इन हाई रिस्क में वो लोग ऑलरेडी ये कोरोना के ही नहीं वैसे भी हाई रिस्क ग्रुप में म्यूकर हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे आपने भी पूछा कि और कौन से बैक्टीरिया है, MDR इन्फेक्शन हो, डॉक्टर्स नॉर्मली भी इन सब चीजों को देखते हैं और उसका इलाज करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हम आपसे और यहाँ पर ये जरूर समझना चाहेंगे कि देखिए कोरोना वायरस का जो पेशेंट होता है उससे सभी को दूर कर दिया जाता है कि उसके टच में कोई नहीं आएगा, वो क्वारंटीन रहेगा, होम आइसोलेट रहेगा क्योंकि ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है। क्या ब्लैक फंगस में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि अगर उसका कोई पेशेंट है हमारे घर में है और अगर उसको ब्लैक फंगस हुआ है तो क्या उससे अन्य स्वस्थ लोगों को अपनी दूरी बनानी चाहिए या इसमें ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, फंगल इन्फेक्शन ये बिल्कुल नॉन इन्फेक्शियस है, ये नॉन कम्युनिकेबल है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बिल्कुल भी नहीं फैलता है। जी, तो इसमें इस तरह की सावधानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर है तो सीधे जाके ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आदर्श जी आपके पास आएंगे और हम ये यहाँ पर समझने की एक बार कोशिश करते हैं कि जब मान लीजिए गांवों की बात हो, गांवों में भी तमाम तरह के केस अब इसके सामने आने लगे हैं ब्लैक फंगस में, तो अगर ग्रामीण जनता को अगर आप समझाना चाहें तो आसान भाषा में वो कैसे समझें कि ब्लैक फंगस का इलाज हमको कहां पर कराना है? क्योंकि देखिए सरकारी अस्पताल पर ही उनकी निर्भरता है और अस्पताल भी 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो क्या ऐसे वक्त पर जब उनको ब्लैक फंगस से जुड़े हुए कुछ लक्षण दिखाई दें, झोला छाप डॉक्टर के पास जाना सेफ है या सरकारी अस्पताल जाकर इसका समुचित इलाज लेना ठीक है? क्योंकि गांवों के लोग क्या करते हैं, जो एक सामान्य उनके आसपास डॉक्टर है, क्लिनिक खोल कर बैठा है, वहीं पर पहुंच जाते हैं, किसी भी तरह का इंजेक्शन लगवाया, घर चले आए, ये निश्चिंत होकर कि अब हम ठीक हो जाएंगे। इसमें सावधानी क्या रखनी है गांव वालों को? आदर्श जी आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। हेलो, हाँ जी, अब बोलिए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे बहुत से लोगों में ये देखा जाता है कि ये जो है राउंडेड कलर के जो है स्पॉट पड़ जाते हैं, कहीं पे ब्लैक होते हैं, कहीं पे रेड कलर के पड़ जाते हैं। और फंगस जो है बेसिकली एक तरह से फफूंद, सरल भाषा में कहेंगे जो फफूंद जैसे आप अचार में देखते हैं, मुरब्बे में देखते हैं, सब जगह देखते हैं, तो जहाँ पे नमी वाला पार्ट होता है, जैसे हम नहाते हैं, नहाने के बाद थोड़ा सा जो है वहाँ पे मॉइस्चर रह जाता है, तो वो कहीं ना कहीं फंगस के रूप में हमें जो है हो जाता है। तो बेसिकली वैसे फंगस आज कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। बस ये आज बहुत से लोगों में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो आवश्यकता से अधिक जो दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है वो कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ ना कुछ दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए से ऐसा हो रहा है। तो गांव वाले लोग जो है वो बेसिकली जो है सरकारी अस्पताल में या जो है अगर नॉर्मली किसी को भी दिखा के इससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन होती हैं उनको लिया जाए तो इसके द्वारा जो है निजात पाई जा सकती है, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। और जैसा भी मैम ने एक बात कही थी कि सबसे बड़ी चीज जो है इस समय हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, इसमें बहुत से लोग दहशत से मर रहे हैं, ना कि जो है उसके प्रभाव से मर रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को कोरोना है और उसको कुछ भी न बताया जाए कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नॉर्मल प्रॉब्लम है, वो स्वस्थ भी हो जाता है और उससे बाहर भी निकल आता है। और जिस व्यक्ति में कोई पहले से प्रॉब्लम है, चाहे वो लंग से, चाहे शुगर से रिलेटेड हो या कैंसर से रिलेटेड हो, उन्हीं लोगों में जो है ये ज्यादा
प्रभावी हो पा रही है। लेकिन अगर सामान्यतः बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे नॉर्मली तरीके से ठीक हो रहे हैं और उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जो है अगर केवल फंगस का ये लगता है तो नॉर्मली जो है जो फ्लूकाजोन होता है या बहुत सी ऐसी मेडिसिन है, अमोनियम कार्ब जो है 200 एक मेडिसिन आई है जो ब्लैक फंगस में बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है, उसको नॉर्मली ले सकते हैं और उसके द्वारा 2-3 दिन में जो है इससे राहत मिल जाएगी। जी, तो लेकिन क्या यहाँ पर प्रेफरेंस लोगों की क्या होनी चाहिए कि एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं? क्योंकि ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं हमारे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, वो सबसे बड़ी गलती यही करते आए कि कोरोना वायरस हो, उनको सामान्य बीमारी हो, किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो 30 से 40 रुपए में उनको देख भी लेता है, उनको दवाएं भी दे देता है, वो इस लालच में उसके पास पहुंच जाते हैं। तो क्या इस गंभीर बीमारी के समय उनको इस तरह का लालच करना चाहिए? क्योंकि ये एक बड़ी गलती साबित हो सकती है उनके लिए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो हमारी जो है भारत की जो 70% जो आबादी है वो गाँव में रहती है और उसका जो है इकोनॉमिकली अगर बात करें तो वो स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं खत्म करना चाहते हैं। इसलिए सरकारी सामुदायिक केंद्रों की अगर बात करें वहां भी इस समय इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि एक सरकारी डॉक्टर होता है और उसके ऊपर 1000 लोगों की जिम्मेदारी होती है, तो वो प्रॉपरली देख भी नहीं सकते हैं। और इस समय समस्या आ रही है, ओपीडी बंद है, ज्यादा से ज्यादा ओपीडी बंद है, इसलिए जो है डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो उनके पास बहुत से लॉट ऑफ ऑप्शन ना होने की वजह से वैसे तो सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर्स देखते हैं बहुत ही अच्छे से कायदे से, लेकिन अगर हम बात करें इस समय ऐसी प्रॉब्लम है तो अगर उनको नहीं मिल पाते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो वो लोग जो कह रहे हैं जैसे उनको झोला छाप क्या, उनका भी अनुभव जो है धीरे धीरे जो है इतना तीव्र हो जाता है क्योंकि वो उनके सामने भी बहुत से ऐसे केसेस जो है गुजरते हैं, वो ठीक करते रहते हैं। तो अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वही जा सकते हैं। अपना क्या करेंगे, अगर सरकारी अस्पताल बंद है, सब कुछ बंद है, तो ना होने की वजह से कोई सुविधा उनको जो है अपने मन से मेडिकल स्टोर से खाने से अच्छा है कि किसी थोड़ा बहुत अनुभवी आदमी से ही लेकर उस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज आपके पास आना चाहेंगे और एक बार हम ये समझना चाहेंगे कि अब देखिए सरकार के सामने दो इस समय चुनौतियां हैं। एक कोरोना से भी अब सरकार को लड़ना है, प्लस ब्लैक फंगस से भी लड़ना है, और ग्रामीण आबादी में भी अब धीरे धीरे ब्लैक फंगस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। तो सरकार को किस तरह की अब रणनीति बनानी चाहिए? क्योंकि हर एक मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता और अस्पताल उसको ठीक भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा डॉक्टर आदर्श ने यहाँ पर बताया कि डॉक्टरों के ऊपर भी दबाव बहुत ज्यादा है। तो क्या टेलीमेडिसिन यहाँ पर एक अच्छा सहारा बन सकती है कि ब्लैक फंगस के अगर लक्षण दिखते हैं तो घर में से ही बैठकर अगर उसको कंसल्ट कर दिया जाए, दवाइयों को का जो वहां पर प्रिस्क्रिप्शन है अगर वो दे दिया जाए तो इससे भी काफी राहत हो सकती है पूरे प्रदेश के अंदर? हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छी प्लानिंग भी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि अगर गांव में देखेंगे जैसा कि आदर्श जी ने बताया कि अभी ओपीडी बंद है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो और जैसे बहुत रूरल एरिया वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी कम है बहुत जगह। और इंडिया की आपको पॉपुलेशन जहाँ पे मैक्सिमम अफोर्डेबल नहीं है कि जब जाके सब जगह अपना इलाज करें। ऐसे केसेज में हम डेफिनेटली टेलीमेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा अगर हम इसको ढंग से करें। उसके लिए बेसिकली हमें कि मीडिया का भी यूज करना पड़ेगा। आपको मीडिया के थ्रू आप एक अवेयरनेस कैंप चला सकते हैं, वहाँ पे प्रिंट मीडिया है या जो आपके जो ऑडियो वीडियो किसी तरह करके आप किसी तरह गाँव में अवेयरनेस को चाहें कि अगर ब्लैक फंगस है तो लोगों को जानकारी होना चाहिए कि ब्लैक फंगस में के बारे में क्या लक्षण है और क्या लक्षण दिखाई देते कब हमें डॉक्टर्स के पास जाना है। नहीं तो फिर खुद से खुद से ही अपने इलाज करते हैं, कुछ लगा लिया गाँव में बहुत सारी चीज लगाते हैं लोग, मिट्टी या कुछ भी लगा लिया, राख लगा के अपना इलाज कर लिया, तो ये सब चीज नहीं कर रहे हैं अपने आप से। तो इसमें टेलीमेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सरकार भी एक पैनल बना सकती है, चाहे तो एरिया के लोकल डॉक्टर्स को आई स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जनरल फिजिशियन को इन्वॉल्व कर सकते हैं और ईएनटी वाले डॉक्टर को 3-4 डॉक्टर का पैनल बना सकते हैं। उनको फोन नंबर एक सर्कुलेट कर सकते हैं कि उस टाइम पे अवेलेबल है, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। आज तो वीडियो कॉल सबके पास स्मार्टफोन होते हैं, तो वीडियो कॉल के थ्रू भी आप डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। तो उनसे डॉक्टर जो भी आप लक्षण है चाहे तो दिखा भी सकते हैं लाइव से और फिर ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। और ऐसा जब लगे कि इसमें कि हमें हॉस्पिटल बुलाना है या कुछ और चीज करानी है, जैसे डायग्नोसिस कंफर्म करनी है, हमें MRI का लेना है या CT का डायग्नोसिस में देना है, फिर हॉस्पिटल बुला के फिर उनको डायग्नोसिस कंफर्म करने के हॉस्पिटल बुलाएं या MRI या CT के लिए भेजें उनको और फाइनल फिर उनको एडमिट करें या फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इस तरह से प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल।
यहाँ पर एक चीज़ हम आपसे और यहाँ पर जानना चाहेंगे कि देखिए एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ, जो एक्सरसाइज करने से कोरोना का पेशेंट हो या कोई सामान्य मरीज भी हो, वो बहुत तेज़ी के साथ स्वस्थ होता है। आप क्या यहाँ पर हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता सकते हैं जिससे कि उनके लंग्स भी सेफ रहें, उनकी आँखों का भी, अगर मान लीजिए किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो वो शुरुआती टाइम पे ही इस बात को वो डायग्नोज कर पाए कि आंखों में कुछ तो दिक्कत है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जो कि बताते हैं कि आंखों की भी कुछ एक्सरसाइज होती हैं। अगर आप ये बता पाएंगे दर्शकों को तो निश्चित रूप से उनको काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए, जो नॉर्मली जो आजकल आयुर्वेदिक में जो एक्सरसाइज करते हैं या योगा में जो बता रहे हैं, लोम विलोम है या फिर श्वास लेने में जितनी एक्सरसाइज, लंबी सांस लेना, सांस की धीरे धीरे सांस लेना, फिर रोकना, ये करनी है। और सबसे सिंपल है, अगर आप है घर में बलून ले सकते हैं, बड़ी बलून को उसको फुलाएं, हवा भरे, गुब्बारे भरे, हवा भरे, इसको छोड़े, तो लंग्स के लिए बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। और रेस्पिरेटोमीटर या स्पायरोमीटर भी आते हैं जिसमें कि 3 बॉल्स होते हैं, आप उसको फूक के भी इसमें हवा भर के भी आप लंग्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। रिकवरी के बाद या ड्यूरिंग कोविड पीरियड में भी एक्सरसाइज घर पे आप कर सकते हैं। बाकी और इस तरह के योगा एक्सरसाइजेज हैं जिसमें कि आपको ज्यादा एग्जर्शन ना हो, जिससे पहले जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप करते थे, जिसमें जैसे जो है आपको जंप उछल करने वाली या जंप करके या कुछ पैर को जिसमें जाते थकान हो, वो इस तरह की एक्सरसाइज आप नहीं करें। जो एक्सरसाइज जो आप बैठ के कर पा रहे हैं, लंबी सांस लेना, वो कर सकते हैं आप। और आंखों के लिए सिंपल है, जैसे आंखों का मूवमेंट, चार को हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट करना, आइज को ऊपर नीचे घुमाना, सर्कुलेट करना, ठीक है। और आंखों को बिल्कुल साफ सफाई, हाइजीन मेंटेन करना। और अगर कुछ भी लगे आप जलन हो तो आई ड्रॉप भी डाल सकते हैं, नॉर्मल जो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप जो बोलते हैं, उससे भी आपकी अगर कुछ होता भी है तो आपकी आइज काफी हद तक क्लीन हो जाती है। इतना कर सकते हैं जी। डॉक्टर शीतल, आपके पास एक बार आएंगे और हम ये यहाँ पर जानना चाहते हैं कि देखिए, एक तो होते हैं कि लक्षण आपकी बॉडी में इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि मतलब आप इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि वो लक्षण फिर आपको बाहर से ही दिखने लग गया, आपको पेन होने लग गया, चुभन होने लग गई, सूजन आ गई। लेकिन क्या कुछ ऐसी टेस्टिंग होती है कि अगर कोई सामान्य मरीज भी है, उसको आशंका है कि मान लीजिए मैं कोरोना से ठीक होकर आया हूँ या कोरोना मुझे है, मैं कुछ ऐसे रूटीन चेकअप अपने में रोज करूँ कि मैं जान जाऊँ कि बॉडी में ये पार्ट अभी मेरा हेल्दी नहीं है? क्या कुछ ऐसे ये रूटीन चेकअप्स हो सकते हैं क्या? कोई भी जो कोरोना का पेशेंट है 14 दिन बाद अगर 99% पेशेंट को तो अभी नहीं होगी, पहली बात तो ये है, तो उनको कोई मॉनिटरिंग की आवश्यकता नहीं है। अब और कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है कि वो रेगुलरली मॉनिटरिंग कर सके। हाँ, अगर उनको कोई सिम्टोमेटिकली कोई दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत है, तो वो रेस्पिरेटरी में फिजिशियन से या मेडिसिन के इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन या कोई भी अपने आपके आप जो भी एमबीबीएस ऑफिसर हैं आपके आसपास जो भी डॉक्टर अवेलेबल है, आप जाके उनसे एक थरो वैल्यूएशन करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों में, क्योंकि मेरे प्रोफेसरों में देख रही हूँ कि वो उन्हें सोच की प्रॉब्लम है। मेरे पास 99 पेशेंट ऐसे आते हैं रोज, काउंसलिंग करके ही ठीक करती हूँ, एक हफ्ते बाद कहते हैं हाँ मैम अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो उस वक्त मैं घबरा गया था। तो अभी आप ये समझिए कि लोगों में भय बहुत ज्यादा व्याप्त है। अभी मीडिया बंधुओं से भी मेरा अनुरोध यही है कि भय को कम करने की बहुत बहुत जरूरत है, नहीं तो हम लोग बहुत और बीमारियां, क्योंकि मैं बार बार ये बोल रही हूँ कोरोना के अलावा भी इस देश में बहुत बीमारियां हैं, अगर उनको हमने इग्नोर किया तो आने वाले समय में वो भी हमारे लिए बहुत घातक साबित होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी तथ्य है वो यही है कि हम सभी को पूरी तरह से सावधान रहना है। डॉक्टर आदर्श, आपके पास आएंगे और हम एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर समझना चाहेंगे कि जो सामान्य मरीज हैं इस वक्त, जो कि अभी ओपीडी की सेवाएं ले नहीं पा रहे हैं, जो स्वस्थ हैं, लेकिन मान लीजिए उनमें से या उनके परिवार में से कोई सामान्य रूप से बीमार हो जाता है, किसी को पेट की दिक्कत हो गई, किसी को सांस लेने में कोई हल्की सी दिक्कत हुई या खांसी हो गई, क्या उसको घबराने की ज़रूरत है यहाँ पर? और अगर ऐसे लक्षण उसको दिखाई देते हैं तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? वो सीधे कोरोना का टेस्ट कराने के लिए जाए या 1 दिन 2 दिन उसको इंतजार करना चाहिए और जब लक्षण हावी हो तब जाना चाहिए? देखिए, गांव में ज्यादातर लोग जो है उनकी जो टेरिटरी है निश्चित है, उसमें वो कहीं दूर दूर से लोग जो है इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर उनको लगता है कि हम कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति है जो बॉम्बे से, दिल्ली से, कहीं से आया हुआ, उनके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है, तो उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो किसी के ऐसे संपर्क में नहीं रहा है और कोई ऐसी चीज नहीं रही है, तो उनको चाहिए नॉर्मली उस चीज को जो है ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि घबराना कोई उसका समाधान नहीं है। उसको जो है इस चीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि नॉर्मल खांसी आ रही है या जो है कोई और लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसको जो है डायरेक्टली ये ना सोच के कि हमें कोरोना हो गया है, इसके द्वारा बहुत ज्यादा पैनिक, जैसे मैम ने भी बताया कि बहुत लोग जो पैनिक हो रहे हैं उसके द्वारा जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अभी हम बात करें, एक लोग हमारे जानने वाले हैं जिनके
यहाँ पे जो है एक लोगों की, उनके साहब की डेथ हो गई, तो उनको जो है ये शौक लगा कि जब हमारे साहब इतने पैसे वाले थे तो अपने आप को नहीं बचा पाए, तो हम कैसे अपने आप को बचा पाएंगे। इसी चक्कर में उनका शुगर लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया और दिक्कतें हो गई, किडनी पे, हार्ट पे, सर पे असर हुआ और उनकी डेथ हो गई। मतलब कहने का मतलब बहुत से लोगों के सामने ये चीजें फेस हो रही हैं कि वो दूसरों को देख के इतना ज्यादा पैनिक हुए जा रहे हैं कि उसकी वजह से उनके अंदर जो है ये समस्याएं आ रही है। तो नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति है और उसको जो है कोरोना हुआ है और वो दवाएं मेडिसिन लेता है, वो ठीक भी हुआ जा रहा है, और वो चाहे वो होम्योपैथिक दवाएं ले, चाहे एलोपैथिक, चाहे आयुर्वेदिक, और जो सरकार के द्वारा जो चिन्हित की गई दवाएं हैं उनको ले रहा है और उसके द्वारा बिल्कुल स्वस्थ हो जा रहा है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं हो रही। तो सबसे पहले उनको क्या करना है, अपने आप को ये देखना है, डरना नहीं, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, नॉर्मली जो है मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। अगर वो प्रॉब्लम लगता है कि हाँ हम किसी के कांटेक्ट में आए हैं, तभी वो जांच करा के अपने उसको आगे प्रोसीड करना। डॉक्टर आदर्श, यहाँ पर एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे कि जैसे प्रोटीन डाइट्स की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लोग ये बोले कि ब्लैक फंगस में अगर प्रोटीन अच्छा आप ले रहे हैं, अगर आपके टिश्यूज हेल्दी हैं तो आप बहुत जल्दी इससे रिकवर हो जाते हैं, और तरह तरह के जो प्रोटीन के सप्लीमेंट्स हैं वो भी मार्केट में हैं, अब उसकी तरफ भी अब लोग भागने लगे हैं। क्या ये ट्रेंड बिल्कुल ठीक है? क्योंकि अब केमिस्ट में कई बार ये देखा गया है कि उन प्रोटीन सप्लीमेंट्स के लिए लोग जा रहे हैं, उनको खरीद रहे हैं, जबरन उसको खा ले रहे हैं। क्या इससे फायदा होगा या इसका आगे चल के फिर उनको और नुकसान हो सकता है? देखिए, कोई भी चीज जो है आवश्यकता से अधिक जो है हमारी बॉडी में हानिकारक हो सकती है। प्रोटीन बेसिकली जो है हमारी बॉडी की जो मसल्स है, ठीक है, एमिनो एसिड्स के जो है इसका जो मोनोमर्स होता है, प्रोटीन का जो लास्ट मोनोमर्स होता है, तो उसके द्वारा हमारी बॉडी में जो है, बॉडी में मसल्स का बिल्ड होना, ठीक है, बाकी जो है जिससे क्या होता है, जो फंगस हमारी बॉडी में होता है, इसका जो है हमारी बॉडी पे कम से कम असर होता है अगर हमारी मसल्स में कोई भी मॉइस्चर, कोई भी चीज नहीं उपलब्ध होती है। लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में हम लेंगे तो कहीं ना कहीं जो है बॉडी की जो, क्योंकि हमारी बॉडी की एक जो है केमिकल संरचना होती है, उसमें हर एक चीज का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, हर चीज का एक जो होता है वो एक निश्चित वॉल्यूम दिया गया है। तो उसी हिसाब से जो है जो डायटीशियन उसको निश्चित करते हैं, उस हिसाब से हमें लेना चाहिए। कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक जो है हमारी बॉडी में वो एक्सेस जो है डिस्टर्ब कर सकती है बॉडी में। बिल्कुल। शीतल वर्मा जी, आपसे एक चीज़ हम यहाँ पर जरूर समझना चाहेंगे। तमाम डॉक्टर्स आपको प्राइम न्यूज़ के माध्यम से इस वक्त देख रहे हैं और आपने काफ़ी समय तक इन्फेक्शन डिसीज़ को लेकर आपने काम किया है। आप उनको यहाँ पर क्या संदेश देना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई एक सामान्य केस उनके पास आता है, उनको किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो एक रूटीन ट्रेनिंग होती है वो डॉक्टर्स की इस दौर में नहीं हो पाई है। महामारी को लेकर जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। उनके पास भी सामान्य जानकारियाँ हैं और आप एक उच्च स्तरीय संस्थान से लगातार जुड़ी हुई हैं। आप उन डॉक्टर्स को क्या समझाना चाहेंगे, क्योंकि इससे पूरे प्रदेश में रहने वाले डॉक्टर्स ये जान पाएंगे कि उनको सबसे पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए? कोरोना वायरस का जो ट्रीटमेंट है बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट है जो एमबीबीएस डॉक्टर आराम से कर सकता है, जिसके लिए कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग की जरूरत खाली उन लोगों को है जो आईसीयू केयर मैनेजमेंट कर रहे हैं या वेंटिलेटरी केयर या एचडीयूज में मैनेजमेंट कर रहे हैं। उस तरीके के डॉक्टर्स को ऑलरेडी एजेएनयू और अलग चिकित्सा संस्थान हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, बड़े स्तर पे ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। मैं ई संजीवनी की टेलीमेडिसिन की नोडल ऑफिसर भी हूँ। हम लोग बहुत बड़े लेवल पर शायद इंडिया में सबसे ज्यादा टेली कंसल्टेंसी डेली दे रहे हैं, और क्योंकि जो पेशेंट के हित में जितना कार्य हो सकता है करा जा रहा है, और जितने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग है ईसीएस के माध्यम से वो भी हो रही है। तो जो आप बता रहे हैं उन सबसे ऑलरेडी वर्क चल रहा है और उसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर डॉक्टर पंकज, आपसे भी यहाँ पर चलते चलते हम ये चीज जरूर समझना चाहेंगे। कोरोना की तीसरी वेव की भी बात अब कही जा रही है, दूसरी से भी हम जूझ ही रहे हैं, साथ ही ब्लैक फंगस की मार आई है। तो अब इस दौरान जनता की क्या भूमिका होना चाहिए? क्योंकि सरकार से तो उम्मीदें सभी को हैं, सरकार घर तक हमारे राशन पहुंचा दे, सरकार घर तक दवाइयां पहुंचा दे, ये हम सब उम्मीद रखते हैं, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी होनी है, ये अगर प्राइम न्यूज के माध्यम से आप दर्शकों को समझाएंगे तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को लाभ होगा। बिल्कुल। देखिए, हमारे सबसे पहले जितना भी हमारे जो भारतीय होने का एक फर्ज निभाना है कि अभी जो देश अभी हमें जूझ रहा है कोरोना वायरस से लगातार 1.5-2 साल से, उससे स्थिति से बचने के लिए और आगे कंडीशन जो खराब होती जा रही है, आप अपने न्यूज में सुन रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, टेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हमारे एज ए पब्लिक सबकी भागीदारी बनती है कि जो सरकार बार बार बोल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क यूज करिए आप, और सैनिटाइजेशन का तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास्क यूज करना, ठीक है, सैनिटाइजेशन
करना, बार बार हैंड को सैनिटाइज करते रहिए अपने आप को, और सोशल डिस्टेंसिंग बना करके ये 3 चीज फॉलो करना है। नंबर 4 अभी जो है ये वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप वैक्सीनेशन सभी लोग कर ले, क्योंकि अब देख रहे हैं यूएस में नया हो गया कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको मास्क यूज करने की जरूरत नहीं है। यूएस ने अभी 5% में बोल दिया है। हाँ। तो इंडिया में भी देखो हार्ड इम्यूनिटी वाला मान लेकर 30% पॉपुलेशन को भी अगर आप इम्यूनाइज कर दिए, वैक्सीनेशन हो गया, तो भी हार्ड इम्यूनिटी बन जाती है। तो हमें अभी जब तक वो हार्ड इम्यूनिटी वाले लेवल पे नहीं पहुंचे तब तक हमें मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, और वो अच्छे ढंग से फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप दिखावे के लिए मास्क लगा लिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, से बात करते हैं, मास्क उनकी आधे मास्क नीचे रहती है। अभी तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा मास्क नीचे पहनना है। मास्क उनकी मुंह से नीचे आ जाती है, या वो नीचे कर देते हैं, या नाक से नीचे रहती है। तो मास्क ढंग से उनको 1 साल बाद भी आज भी ये लगता है डॉक्टर पंकज कि अगर मास्क लगा हुआ है तो उनकी आवाज बाहर नहीं जा रही है। ऐसा आज भी लोगों को लगता है। अभी लगता है इनको। ये 3 चीजें बेसिक चीज है, बेसिक अंडरस्टैंड ठीक करने हैं। बेसिक ठीक हो जाएगी और उसको वैक्सीनेशन पे जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, अभी नहीं जाए कि हमें कोविशील्ड चाहिए, हमें कोवैक्सीन चाहिए, या हमें स्पुतनिक चाहिए। जो वैक्सीन अवेलेबल हो रही है अभी मार्केट, वैक्सीनेशन ले और प्रॉपर उसका डोज दे, दोनों डोज दें। और क्या उससे जल्दी वैक्सीनेशन इंडिया में होगी, कंप्लीट होगी, हार्ड इम्यूनिटी उतनी जल्दी आएगी, और फिर हम डिजीज को कंट्रोल कर पाएंगे, पैंडेमिक से बच सकते हैं हम। बिल्कुल। शीतल जी, आपसे भी यहाँ पर चलते चलते एक बात मैं यहाँ पर जरूर समझना चाहूँगा कि देखिए जिस तरह से कोरोना वायरस था, हमारे पास इसका बिल्कुल सीधा सा रास्ता था कि अगर हम मास्क लगा लेते हैं, हाथों को सैनिटाइज करते हैं, हाथों को साबुन से धोते रहते हैं, अपनी आँख को, नाक को और अगर मुंह को अगर हम हाथों से नहीं छूते हैं तो हमको कोरोना वायरस नहीं होगा अगर हम बाहर नहीं जाएंगे। क्या ब्लैक फंगस को लेकर भी कुछ ऐसी गाइडलाइन हो सकती है क्या कि अगर हम ये सावधानियाँ रखें तो हमको नहीं होगा ब्लैक फंगस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक फंगस के लिए ये सारी चीजें बिल्कुल भी एक्ट नहीं है। ब्लैक फंगस एक इम्यूनोसप्रेस कंडीशन में होता है जिसमें अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की ही जरूरत है। जल्दी पहचान किया जाए और चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उसका ट्रीटमेंट चिकित्सक की टीम करे। इसमें कोरोना वायरस का कोई का सेम प्रोटोकॉल फॉलो करके आप म्यूकर से नहीं बच सकते। बिल्कुल। तो ये एक बीमारी है जो कि अगर उसके लक्षण आपके अंदर हैं और अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो आपके शरीर में जरूर घर करेगी। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी पूरे प्रदेशवासियों को दी, देशवासियों को दी। लोग अब समझ गए होंगे कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है, किस तरह से ये आपको होता है, और अगर आपने कोरोना से जंग जीती है या अगर आप कोरोना से लड़ रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको ब्लैक फंगस नहीं होगा। ब्लैक फंगस आपको हो सकता है। कुछ असावधानियां अगर आपने बरती जो कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं इस चीज से जुड़ा हुआ है कि शरीर की जो आपके टिश्यूज हैं अगर उनमें नमी रह जाती है तो ब्लैक फंगस का आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए इम्यूनिटी लेवल जिसका लगातार जिक्र प्राइम न्यूज आपसे करता है कि इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है तो कोरोना से भी आप बचेंगे और ब्लैक फंगस से बचेंगे। लगातार इस पर आप काम कीजिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, फेस मास्क को आप पहन कर रखिए, साबुन से भी हाथों को लगातार धोते रहिए, सामाजिक दूरी के नियम का लगातार पालन कीजिए और लगातार जुड़े रहिए इस तरह प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।